नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट क्लासेस में आपने न्यू इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में और क्या क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपके लिए कि चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो बच्चे कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे जो 18 साल से नीचे होते हैं, यानी कि 18 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से नीचे जो भी होते हैं वो सब बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपसे यदि पूछा जाए कि बच्चे कौन होते हैं, तो जिनकी आयु 18 से कम है वो बच्चे होते हैं। एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं, वो 18 वर्ष से नीचे आयु के जो भी बालक होते हैं उनको हम बच्चे कहते हैं। या जो भी लोग होते हैं जो 18 वर्ष से नीचे होते हैं उनको हम बच्चे कहते हैं। अब बच्चे देखिए दो प्रकार के होते हैं आपके सामने। एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट, यानी नॉर्मल चिल्ड्रन, जो सामान्य बच्चे होते हैं, और एक होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक, स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालक। ठीक, एक होता है नॉर्मल चिल्ड्रन यानी कि सामान्य बालक, और एक होता है स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालक। अब स्टूडेंट्स, जो सामान्य होते हैं वो नॉर्मल में आते हैं, और सामान्य को छोड़कर जो भी बालक होते हैं वो सब के सब स्पेशल में काउंट होंगे। और इसका एक और नाम होता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CWSN। और यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWSN, यानी CWSN का पूर्ण शब्द बताइए। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि CWSN का पूर्ण रूप बताइए, तो आप बताएंगे CWN, यानी कि C फॉर होता है चिल्ड्रन, W फॉर विथ, S फॉर स्पेशल, और N फॉर होता है नीड, यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और एक बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि CWSN का पूर्ण रूप बताइए, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये किन के लिए यूज़ होता है, तो स्टूडेंट्स वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है, यानी कि विशिष्ट बालक के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल चुका है कि बच्चे एक तो सामान्य होते हैं और एक विशिष्ट होते हैं। ठीक, तो सामान्य कौन से बच्चे होते हैं, तो जो भी बच्चा नॉर्मल होता है, मतलब वो सुन सकता है, देख सकता है, हर तरीके से जो कुछ भी सीख सकता है, कर सकता है, वो सब नॉर्मल में आता है। और इसके अलावा जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है उसे हम स्पेशल में काउंट करते हैं। और स्पेशल बच्चों का ही एक नाम होता है CWSN, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं उनके लिए एक विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड स्टूडेंट्स वो होते हैं नॉर्मल को छोड़कर जो भी बच्चे होते हैं वो स्पेशल होते हैं। जैसे कि आपने मेरा बुद्धि का IQ वर्गीकरण देखा होगा, जिसमें टर्मन का IQ वर्गीकरण मैंने आपको बताया, डिस्कशन की है डिटेल में। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ बालक जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और जिनका 120 से 140 के बीच में होता है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं। कुछ सुपीरियर होते हैं 110 से 120 के बीच में, और 90 से 110 के बीच में जो होते हैं वो औसत बच्चे होते हैं। 90 से जो नीचे होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो आपने देखा होगा, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल मैंने क्या बताया था, जिनका 90 से लेकर 110 के बीच में होता है, उनको हम बोलते हैं सामान्य बालक। ठीक, यानी कि वो सामान्य बालक की कैटेगरी में आते हैं। और 90 से 110 के अलावा जो भी आपने टर्मन के IQ वर्गीकरण में जो मैंने आपको टेबल बताए थे, तो उसमें नॉर्मल यानी औसत बच्चे के अलावा जो भी बच्चे विशिष्ट है और जो भी बच्चे मंद बुद्धि है वो सारे के सारे बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, और स्पेशल चाइल्ड वो किस लिए कहते हैं, यानी कि कुछ बालक होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रतिभाशाली, यानी कि उनके पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर होता है, बाय गॉड गिफ्टेड होते हैं वो। तो उसी लिए उनको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक, यानी प्रतिभाशाली बालक के पास एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ होती है। और एक दूसरे टाइप के बालक होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि उनके पास कुछ एबिलिटीज़ की कमी होती है, जिनको हम लेस एबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हो गया वो हर तरीके से संपन्न होता है, यानी कि ना तो उनके पास एबिलिटी कम होती है, ठीक है, और कुछ एबिलिटीज़ में जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी आपके प्रतिभाशाली, वो भी कहीं ना कहीं किस में काउंट होते हैं, स्पेशल बालक यानी स्पेशल चाइल्ड में काउंट होते हैं। तो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ और लेस एबिलिटीज़ के
अलावा जो भी बच्चे होते हैं यानी कि जो नॉर्मल एबिलिटीज़ के बालक होते हैं उनको हम नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं। आई होप आप चिल्ड्रन टॉपिक को समझ पाए होंगे, क्योंकि इनका रिलेशन आपके आगे आने वाले जो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उन पर डिस्कशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें नॉर्मल चिल्ड्रन कौन से होते हैं और स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, तो इसके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम किस किस तरीके से डेवलप हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो शिक्षण प्रणाली है वो क्या क्या है और किस तरीके से हैं। तो आपको पता होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है और ये एजुकेशन सिस्टम का चौथा पूर्ण रूप है, क्योंकि इससे पहले भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बाद अंत में भी इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं जो हमारे टॉपिक में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखिए आपको पता होगा कि बच्चा जो भी शिक्षा स्कूल कॉलेजेस से प्राप्त करता है उसको हम फॉर्मल कहते हैं। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है वो आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो वैदिक काल से मानी जाती है। ठीक, वैदिक काल से आप जानते हैं कि शिक्षा की शुरुआत हुई और वैदिक काल में कहाँ से शिक्षा शुरू हुई है, तो गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से मानी जाती है और वैदिक काल में कहाँ से बच्चों को शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, गुरुकुल के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट जो एजुकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग है वो तो वैदिक काल है और वैदिक काल में भी गुरुकुल के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को शिक्षाएँ प्रदान की जाती थी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन है हमारा सिस्टम वो कैसा है, फॉर्मल यानी औपचारिक है। अब इसमें क्या था स्टूडेंट, जब आप गुरुकुल के माध्यम से एजुकेशन प्रदान करते थे तो उस समय बच्चा जो है वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत था। यानी नॉर्मल का मतलब सामान्य बच्चे ही शिक्षा लेते थे, यानी कि जो बच्चे मान लीजिए कुछ बच्चे थे जो विशिष्ट थे यानी कि कुछ लेस एबिलिटीज़ के साथ थे और कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के साथ थे। तो जो लेस एबिलिटीज़ के साथ यानी कि कुछ योग्यता की कमी जिन बच्चों में होती है और कुछ बच्चों में योग्यता की अधिकता होती है, तो ये बच्चे जो है वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं हो पाते थे। यानी कि इसके लिए उनको सबसे पहले सामान्य होना पड़ता था। तो देखिए अगर कोई बच्चे का जन्म होता है और वो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के साथ आता है या फिर वो लेस एबिलिटीज़ के साथ आता है तो इसमें तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। यदि वो बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आप कहेंगे कि आप तो नॉर्मल हो, आप तो नॉर्मल नहीं हो, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, जो हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए ये खास बात है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो थी वो क्या थी, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थी, जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट जब हमारे सोसाइटी के कुछ विद्वानों को लगा कि भाई ये एक तरीके से अन्याय है, क्योंकि किसी बच्चे को तो अगर किसी बच्चे का जन्म इस तरीके से होता है तो इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। हमें कुछ अपने शिक्षण सिस्टम में जो है सुधार करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे स्पेशल है, अब स्टूडेंट्स स्पेशल में ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, पैर से या हाथ से या बॉडी के और भी अदर पार्ट से जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, ठीक है, विकलांग जिन्हें हम बोलते हैं। विकलांग शब्द तो आप अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो है विकलांग की जगह एक नया शब्द आया दिव्यांग। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए कि जो किसी को हीन भावना ना आए उनके मन में कि हम जो है बहुत अलग है, इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम जो है इस समय विकलांग शब्द यूज़ नहीं करते और ना ही मैं आगे आपसे करूँगा, क्योंकि आपको समझाना है। हो सकता है कि आप दिव्यांग शब्द से परिचित ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हम यूज़ करते हैं वो दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं। और बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए कुछ भी वो पैर से या हाथ से या फिर उनके बॉडी के अदर पार्ट से मान लीजिए कहीं कुछ कमी हो, उस बच्चे में कुछ लेस एबिलिटीज़ हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दिव्यांग बालक। तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन की मुख्य धारा में शामिल ना करना ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए विद्वानों ने सोचा कि जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसे सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसमें उन्होंने चेंजेस किया और दूसरा उनका सिस्टम बना जिसको उन्होंने नाम दिया स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि विशेष बच्चे ही शिक्षा लेते थे। यानी कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो पहले बन चुका था जिसमें सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, और इसके बाद
इन्होंने एक और शिक्षा प्रणाली विकसित की जिसका नाम उन्होंने दिया स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ विशेष बच्चे ही सीख सकते हैं, यानी कि शिक्षा लेते हैं, यानी कि नॉर्मल के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम और स्पेशल के लिए अलग। लेकिन फिर इन विद्वानों में कुछ सोच बदली और इनके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट आया और ये देखा गया कि जो बच्चे मान लीजिए स्पेशल अलग से स्कूल में जाते हैं तो उन बच्चों के अंदर कुछ हीन भावना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसमें से 90 बच्चे तो नॉर्मल ही हैं, कुछ एक ही बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं और वो अपने समाज के अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ ना रहकर वो अलग से जाते हैं, ठीक है, और नए परिचय नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए बच्चे उनके जैसे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हीन भावनाएं आने लगी कि बाकी बच्चे तो सब एक ही स्कूल में जाते हैं, हम अलग स्कूल में जाते हैं, हम उनसे अलग है इस वजह से। तो इस तरीके से बच्चों के मन में हीन भावनाएं आने लगी। तो फिर एजुकेशन सिस्टम में जो है बदलाव किया गया और फिर क्या किया कि नॉर्मल और स्पेशल दोनों को एक साथ कंबाइन किया और ये लेकर आए एक तीसरा एजुकेशन सिस्टम जिसे इन्होंने नाम दिया इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स एकीकृत शिक्षा प्रणाली। एकीकृत का मतलब क्या होगा कि इसमें नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम था और जो स्पेशल था, अब ये अलग अलग इनके स्कूल्स ना होकर सबके स्कूल एक ही हो, बट अभी भी चेंजेस थे। इसमें क्या था कि स्कूल तो सेम थे, ठीक है, यानी कि स्कूल सेम थे, स्कूल का गेट भी सेम था, बट फैसिलिटीज़ आर नॉट सेम, यानी कि उनके लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए गए थे वो सेम नहीं थे, यानी कि वो अलग अलग थे। क्लासरूम्स आर नॉट सेम, यानी कि बच्चों के जो क्लासरूम थे वो अलग अलग थे। मतलब कहने का क्या था कि जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है और जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, पहले तो इसको कंबाइन किया गया, यानी कि स्कूल तो सेम रखा इन्होंने, ठीक है, स्कूल तो सेम रखा, गेट भी सेम रखा, लेकिन क्लासरूम में उन्होंने चेंजेस कर दिए, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अलग क्लासरूम में बैठेंगे और जो स्पेशल बच्चे हैं वो अलग क्लासरूम में। और इसी तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ भी अलग कर दी गई, नॉर्मल बच्चे को अलग फैसिलिटी और जो स्पेशल बच्चे उनको अलग फैसिलिटी। तो इसमें भी बच्चों के अंदर हीन भावनाएं कहीं ना कहीं घर कर रही थी और इनके मन में भी यही था कि हम बाकियों से अलग हैं, तो उनके मन में भी हीन भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो उसके बाद फिर जो है शिक्षण प्रणाली में चेंजेस किया गया और अब जो आपका जो शिक्षा प्रणाली है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जिसे आप पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए टॉपिक 5 मार्क्स का इसीलिए है क्योंकि आयोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम से परिचित है या नहीं है, और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए रखे गए हैं वो टीचर को पहले पता होने चाहिए, क्योंकि जब टीचर को पता होगा तभी टीचर बच्चों को समझ पाएंगे और उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। इसीलिए आपके सिलेबस में स्पेशली अलग से 5 नंबर का टॉपिक रखा गया है ताकि आप इससे परिचित हो, क्योंकि जब आप 5 मार्क्स के लिए उसे पढ़ेंगे तो आप उसकी जानकारियां भी प्राप्त करेंगे, और जब आप इनकी जानकारियां प्राप्त करेंगे और क्वेश्चन ठीक करना चाहेंगे तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं आपकी सोच चेंज होगी और आपका व्यवहार चेंज होगा, और यही इनको आयोग को चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इसके स्टार्टिंग से लेकर डिटेलिंग में बात कर रहा हूँ ताकि आपके प्रश्न यहाँ से कहीं भी गलत ना हो, ठीक। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो आपको पता चल चुका है कि एजुकेशन सिस्टम पहले क्या था, अब क्या है और इस समय वर्तमान में क्या है। तो कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, और बदलाव होना भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ज़रूरी ये नहीं कि जो नियम पहले थे वो आज भी ठीक है, कुछ नियम ऐसे होते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार जिन्हें बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का टाइम था तो आपने जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त की, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आपने स्टडी की, तो ये भी ज़रूरी था, आपको समय और सिचुएशंस के अनुसार भी अपने आप को ढालना होता है। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। अब इसकी यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में कब लागू हुआ, तो ध्यान रखेंगे कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो RTE एक्ट 2009 में इसके बारे में बताया गया था। RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना था, और 2009 यानी RTE एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। स्टूडेंट ये भी प्रश्न पूछा गया एक बार एग्जाम्स में कि RTE एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन था 2009, 2010, 2008 और 2005।
तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि RTE एक्ट 2009 देखकर 2009 के साथ गए, बट एक्ट तो बना 9 में था, बट इसे लागू किया था 1 अप्रैल 2010 को, इसीलिए इसका राइट आंसर 2010 था। तो ऐसे भी स्टूडेंट क्वेश्चन गलत होते हैं और ये एक बार यूपी टेट में आपके प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी पूछा जाता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भारत में कब लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कब लागू हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किस में की गई, तो RTE एक्ट 2009 में इसकी बात की गई। अब देखिए स्टूडेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आप क्या नहीं कर सकते, तो आप बच्चे का नाम नहीं काट सकते, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों का नाम काट देते हैं या फिर नाम काटने की धमकी देते हैं। हालांकि आप बच्चे अगर स्कूल ना आए तो आप उन्हें ये तो डरा सकते हैं कि भाई आपका नाम काट दिया जाएगा अगर आप स्कूल नहीं आएंगे, बट आप उनका नाम काट नहीं सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, एडमिशन देना होगा प्रत्येक बच्चे को। देखिए आपके स्कूल में कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी प्रजाति से आता है, उस बच्चे को आपको एडमिशन देना होगा, ठीक है। आप उस बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते और एज के अनुसार एडमिशन देना होगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है जो 10 साल का है और वो कभी भी उसने एजुकेशन प्राप्त नहीं की है, तो 10 साल का बच्चा है, आपको पता है कि जब बच्चा 5 साल का होता है, 5+ ईयर का होता है, तब वो फर्स्ट क्लास में आता है। इसका मतलब जब वो 10 साल का बच्चा है तो कम से कम वो 5th क्लास में होना चाहिए, ठीक। तो अगर बच्चे ने कभी एजुकेशन प्राप्त नहीं की और 10 साल का बच्चा है तो आप उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आप नहीं दे सकते उसको एडमिशन, उसके एज के अकॉर्डिंग आप उसे 5th क्लास में एडमिशन देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसे 4th में दे सकते हैं, बट आप उसे फर्स्ट में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया गया कि एज के अनुसार बच्चे को एडमिशन देना होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है जो 5th क्लास में होना चाहिए, 10 साल का बच्चा 5th में होना चाहिए, बट वो अगर फर्स्ट में पढ़ेगा तो फर्स्ट में सारे बच्चे तो होंगे छोटे छोटे और वो बच्चा अकेला होगा, 10 साल का 5वीं क्लास में होना चाहिए, तो वो बच्चा होगा बाकी बच्चों से बड़ा, तो उस बच्चे के अंदर भी हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो इसी वजह से एज के अनुसार बच्चे को एडमिशन देना होगा और ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जब जाएगा तभी आपको एडमिशन देना होगा। यानी मान लीजिए कि कोई बच्चा एजुकेशन की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया और वो 10 साल का बच्चा अभी तक कभी स्कूल नहीं गया और मान लीजिए वो अचानक से दिसंबर महीने में आपके स्कूल में एंटर करता है और कहता है कि सर मुझे पढ़ना है, ठीक। तो अब आप ये नहीं देखेंगे कि बच्चों का एडमिशन तो अप्रैल में होता है या फिर जुलाई में होता है समर वेकेशंस के बाद, आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे ने, वही वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने एक थॉट दिया कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। यानी कि आप अगर दोपहर के 12 बजे उठते हो तो आपके लिए सुबह उस समय से होना चाहिए, ऐसी जो थॉट्स है। तो इसमें भी यही मोटिव है कि बच्चा मान लीजिए अप्रैल में नहीं जा पाया, उसे कोई प्रॉब्लम रही होगी या जुलाई में नहीं गया, लेकिन बच्चे को लगा कि यार मुझे पढ़ना है और वो दिसंबर के महीने में गया, तो ऐसा नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल मना कर दे जी आपका इस समय एडमिशन नहीं होगा, आप नेक्स्ट साल में अप्रैल के महीने में आइए जब एडमिशन का टाइम होता है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब बच्चा आपके पास जाएगा और वो अगर पढ़ने के लिए जाता है, उसके पेरेंट्स जाते हैं, उसको एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो दिसंबर में भी जाएगा तो भी आपको दिसंबर में एडमिशन देना होगा, क्योंकि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा है कि बच्चे को जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, तो आपको जोड़ना है। मान लीजिए कि हम मानते हैं कि बच्चे का आधा साल खराब हो गया, लेकिन दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जो 4-5 महीने हैं उसमें बच्चा कुछ ना कुछ तो नया सीखेगा ना, तो जब नया सीखेगा तो उसका डेवलपमेंट भी होगा, तो इसीलिए आप उसे वंचित नहीं कर सकते। ये आपका मोटो होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। स्टूडेंट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा कि पहले नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, फिर स्पेशल, और फिर दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रेटेड किया गया। बट उसमें क्या था, इंटीग्रेटेड में भी क्लासरूम अलग अलग थे, ठीक। अब क्या है, क्लासरूम अलग अलग थे, फैसिलिटीज़ भी अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। बट जब इसको रिवाइज करके जब इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाया गया तो उसके अंतर्गत क्या है कि स्कूल भी सेम होगा, क्लासरूम भी सेम होंगे, फैसिलिटीज़ भी सेम होंगे, बस इसमें कुछ आपको फैसिलिटीज़
अलग से करने पड़ेंगे जो बच्चे स्पेशल होते हैं। नॉर्मल बच्चे तो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, बट स्पेशल बच्चों के लिए थोड़े बहुत सुविधा उनके लिए भी हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत स्पेशल बच्चे भी आपके एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में और एक ही टीचर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव था। तो इसके अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज उन्होंने अवेलेबल कराए वो क्या है कि चौड़े दरवाजे होने चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है आपके स्कूल में जो स्पेशल है, स्पेशल मतलब वो पैर से दिव्यांग है, तो उसके लिए व्हील चेयर आना चाहिए। तो जब व्हील चेयर होगा तो जो आपका डोर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब चौड़े होने चाहिए, ताकि व्हील चेयर भी इजीली उसमें एंटर कर पाए। तो इसीलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो स्कूल्स या कॉलेजेस जो डेवलप करने की बात की गई, तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि दरवाजे उसके कैसे होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए और खिड़कियां भी अवेलेबल होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा दिव्यांग है, वो बार बार नॉर्मल बच्चे की तरह क्लासरूम से उठकर उसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बार बार तो जा नहीं सकता, बट वो ऐसी जगह बैठे जहाँ पर उसके लिए खिड़की अवेलेबल हो, ताकि वहाँ से वो अपनी नॉर्मल जो गतिविधियाँ वो कर पाएँ। तो ऐसी व्यवस्था भी आपको करनी होगी। नेक्स्ट है स्पेशल टॉयलेट की भी व्यवस्था होनी चाहिए आपके स्कूल में। ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के तरफ से था। लिफ्ट की भी सुविधा होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चा दिव्यांग है, व्हील चेयर पर आता है, तो वो सीढ़ी से तो चल कर आ नहीं सकता, तो उसके लिए लिफ्ट की भी सुविधा होनी चाहिए। ऐसा बताया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीचिंग एड्स से रिलेटेड क्या क्या बातें की गई है। तो टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग के लिए जो हेल्पफुल सामग्री होनी चाहिए, यानी कि जो टीचर के लिए और बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, बच्चों को आसान हो, इसके लिए जो टीचिंग एड्स बताए गए उसमें क्या बताया कि व्हील चेयर की सुविधा हो। मान लीजिए अगर बच्चा स्पेशल है यानी दिव्यांग है पैर से, तो उसके लिए व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए मान लीजिए कि कोई आइज से दिव्यांग है यानी कि आंखों से दिव्यांग है, तो उस बच्चे के लिए लेंस की सुविधा होनी चाहिए, स्पेक्टिकल्स की सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरीके की सुविधा आपके स्कूल में होनी चाहिए। एक हियरिंग मशीन की सुविधा, मान लीजिए कि बच्चा जो है थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे के लिए हियरिंग मशीन भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए बच्चा जो है वो दिव्यांग है, तो उसके लिए बेंच कैसे होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि बेंच को एडजस्ट कर पाए, है ना, और बेंच में क्या लगा हो, लैंप लगा हो। और ऐसे बच्चों को आपको कहाँ पर बिठाना है, फर्स्ट रो में बिठाना है। तो इस तरीके के अलग अलग पॉइंट्स पर बात की गई है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये वो सारे पॉइंट्स है जिसमें आपको बहुत सारे थ्योरी सेक्शंस को पढ़ना होता है और उसको पढ़कर आपको आसान पॉइंट टू पॉइंट शब्दों को छांटना होता है, क्योंकि आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो डेस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब लिखित में नहीं है। लिखित में तो आप कुछ भी बना शना के और चीज़ों को अपनी तरफ से भी जोड़कर बता सकते हो, बट यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव पेपर आपके यूपी टेट में। ठीक, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है। और ये मैंने वो सारे पॉइंट लिए हैं आपके लिए जो आपके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में डिटेल में बातें की गई। यहाँ तक कि इंक्लूसिव एजुकेशन की पर्टिकुलर बुक है और उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने वो सारे पॉइंट आपके लिए छांट कर निकाले जहाँ से एग्जाम्स में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से है। आई होप आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न ज़रूर बनते हैं और बने भी हैं पिछले एग्जाम्स में। तो इसी हिसाब से मैंने आपको इसको डिज़ाइन किया है ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में और कॉन्सेप्ट एक आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशंस की अगर मैं स्टूडेंट थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दूं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आपको ये तो पता चल चुका है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात जो है RT एक्ट 2009 में की गई। बट मैं आपको बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन की जो शुरुआत है वो विश्व में कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, तो विश्व में सन 1992-94 में कैपिटल ऑफ स्पेन यानी कि स्पेन की एक राजधानी है जिसका नाम है समलंका। ठीक है, तो स्पेन की एक राजधानी है, स्पेन की राजधानी समलंका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और कब किया गया था, तो सन 1992 में किया गया था। ठीक, और इस सम्मेलन में इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात हुई और इस सम्मेलन की जो थीम थी
यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो थीम थी वो थी एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि यहाँ पर विश्व स्तर पर जो है ये बात की गई कि जो है एजुकेशन जो है वो सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते, या जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम था हमारा, इस सिस्टम में सुधार होने चाहिए और बच्चे जो है नॉर्मल और स्पेशल दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, एक ही टीचर से पढ़ पाए, ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका थीम रखा गया है एजुकेशन फॉर ऑल, और यहीं से इंक्लूसिव एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई। तो अगर विश्व में इंक्लूसिव एजुकेशन की स्टार्टिंग कब हुई, तो 1992-94 आप बता सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहीं से डिसीजन लिया गया जिसमें हमारा देश भी शामिल था, और उन्होंने भी सोचा कि भाई हमें भी सही बात है, इसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है। बट उसको लागू करते करते हमारे देश में इसको लागू कब किया गया, तो सन 2010 में। आपको पता है कोई भी एक्ट बनता है तो उसे लागू करने में भी समय लगते हैं, क्योंकि वो जो है बेसिक्स लेवल से उसको अप करना पड़ता है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पता चल चुका है अब कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि स्कूल सेम था, गेट सेम था, बट क्लासरूम अलग अलग थे। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में रूम कैसे होंगे, सेम रूम होंगे, यानी कि एक ही क्लासरूम होगा जिसमें स्पेशल और नॉर्मल दोनों ही बच्चे पढ़ेंगे और सेम टीचर से पढ़ेंगे, ठीक। ये भी आपको पता होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि जो बच्चे होते हैं, मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में मैंने बताए हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बच्चे जो 18 वर्ष से नीचे होते हैं वो सब बच्चे कहलाते हैं। बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल बच्चे होते हैं और एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ ही एजुकेशन प्राप्त करेंगे, सेम रूम में करेंगे, सेम टीचर से प्राप्त करेंगे। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव है। अब इसके अंतर्गत आप स्टूडेंट एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने चाहिए तो स्पेशल एडुकेटर आप रख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ने ये बात बिल्कुल नहीं की कि आप स्पेशल एडुकेटर नहीं रख सकते, लेकिन उनका मानना ये है कि टीचर सभी के लिए एक ही होंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत है तो आप स्पेशल एडुकेटर रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो विजुअली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए आइस से जिनका लो विज़न होते हैं, या फिर जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, और फिर जो इनको हियरिंग यानी कि सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, या जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है स्पेशल एडुकेटर का भी कोर्स होता है। तो ऐसे टीचर भी बनते हैं जो स्पेशल एजुकेशंस की तैयारी करते और स्पेशल एडुकेटर बनते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्पेशल है, मान लीजिए बिल्कुल ब्लाइंड है, तो उस बच्चे के लिए आप स्पेशल एडुकेटर भी रख सकते हैं। मतलब वो बच्चा आपकी क्लासरूम में बैठेगा, नॉर्मल जो टीचर सभी बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें भी वो बच्चा प्रेजेंट रहेगा और पढ़ सकता है। बट उस बच्चे के लिए आपको अगर लगता है कि आपके स्कूल में स्पेशल एडुकेटर की आवश्यकता है तो आप स्पेशल एडुकेटर रख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ने इसके खिलाफ मना नहीं किया कि आप नहीं रख सकते, तो आप स्पेशल एडुकेटर भी रख सकते हैं और आप नॉर्मल टीचर भी आप रखेंगे ही रखेंगे। तो मतलब सभी एक साथ पढ़ेंगे, ये मोटिव होना चाहिए, उसी को ही वो कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक। और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको आप को करिकुलर एक्टिविटी में भी शामिल करना होगा। ये भी इंस्ट्रक्शन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन ने दिया है कि जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जब आपके स्कूल में बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं, इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए खेल कूद से रिलेटेड या गेम्स वगैरह या फिर डांसिंग सिंगिंग, इस तरीके की जो भी गतिविधियां होती है स्कूल में उनको हम बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है आप स्पेशल बच्चे को भी शामिल करेंगे। जैसे बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो ये कह सकते हैं कि स्पेशल बच्चे हैं, इनको जो है म्यूज़िक रूम में नहीं भेजना चाहिए, या फिर इनको डांसिंग रूम में भेज के क्या होगा, या इनको स्पोर्ट्स में भेज के क्या होगा। तो ऐसा आप बिल्कुल बच्चे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं करेंगे जिससे बच्चे के मन में हीन भावना आ जाए, या बच्चे को ये लगे कि मैं जो है, एक तो देखिए बच्चा वैसे ही पीड़ित है कि वो नॉर्मल है नहीं, ठीक है, तो वो मन ही मन खुद से जो है वो परेशान रहता है। ऊपर से यदि आप उसको शो ऑफ करेंगे कि ये बच्चा जो है वो स्पेशल है, ये जो है नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आप इस बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटी में भी आपको शामिल करना होगा। ये इंस्ट्रक्शन भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू दिया गया है। आई होप आप पॉइंटों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ।
ठीक। तो आई होप आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे कि जो मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एजुकेशन सिस्टम कब बना, किस किस तरीके से इसमें चेंजेस आए और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार्टिंग कब हुई, कहाँ से हुई, भारत में से कब लागू किया गया और इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो क्या है, वो चाहते क्या है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपके सिलेबस में रखा है क्यों आपको पढ़ना चाहिए, इसका क्या कंडीशंस है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर की है। आई होप आपको मेरा ये तरीका समझ आया होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड अब तक बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।